अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। कहते हैं तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती हुई नजर आती है। ऐसा ही कुछ हमने दोबारा होते हुए देखा है जो इससे पहले इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हुआ था। आज से 50 साल पहले 1973 में जब यहूदियों का मुक़द्दस दिन था यौम किपुर, उस दिन हमने देखा कि किस तरह से मिस्र के साथ मिलकर और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर हमला किया गया था। और आज फिर दोबारा से 50 साल बाद एक हिस्ट्री को दोबारा से रिपीट किया जाता है। पहले की अगर बात की जाए तो तब मिस्र के हवाले से अगर जो खबरें सामने आती थी या जो रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें सालसी का किरदार अदा करने के लिए अमेरिका फौरी तौर पर सामने आ गया, और जब अमेरिका सामने आया तो सीज़ फायर करने की बात की जाने लगी और इसमें आलमी बरादरी ने भी अपना किरदार अदा किया। इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी खड़ी हो गई और जब इंसानी हकूक़ की तंजीमें बीच में इन्वॉल्व हुई तो मिस्र से ये कहा गया कि अगर आप इन तमाम तर चीज़ों में पीछे हो जाते हैं तो हम आपकी तकदीर बदल देंगे, डेवलपमेंट्स के काम किए जाएंगे। और वो वादे जूं के तूं रहे, लेकिन वो सीज़ फायर हो चुकी और इस नतीजे में हमने ये देखा कि वहाँ की जो तंजीम थी PLO वो हमें खासी कमज़ोर होती हुई नज़र आई, जिसे फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है, और उसके नतीजे में हमास उभर के सामने आया। अब हमास की अगर बात की जाए तो एक अरसा दराज से जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा था फ़लस्तीन में और उनके हकूक़ को गज़ब किया जा रहा था, इस हवाले से कई दफ़ा आवाज़ उठाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब अमरीका और यूक्रेन की जंग होती है तो वहाँ पर हमें यूक्रेन की हमायत में और अमरीका के साथ खड़े होने के लिए तमाम ममालिक एक सफ़ में खड़े हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब बात मुस्लिम ममालिक की आती है तो ये जुल्म किसी को नज़र नहीं आता। वहाँ पर इंसानी हकूक़ के अलमबरदार भी खामोश हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मुजाहिरा हमने फ़लस्तीन में देखा और कश्मीर में भी देखा। फ़लस्तीन में झड़पें स्टार्ट हो जाती हैं, हमास अटैक करता है और नेतन्याहू जो कुछ रोज़ ही पहले अक़वाम मुत्तहिदा की एक इजलास में जाते हैं और वहाँ पर अपने हाथ में एक कागज़ को लहराते हुए दुनिया के सामने मशरिक़ वुस्ता का एक नया नक्शा पेश करते हुए नज़र आते हैं। शायद वो इस बात को भूल जाते हैं कि एक अरसा दराज से किस तरह से मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जा रहे थे। अब इसके बाद जैसे ही ये अटैक होता है, हमास एक ख़ास दिन को स्पेसिफिकली चुनता है और उस दिन अटैक किया जाता है, और उस अटैक के नतीजे में हम क्या देखते हैं कि पूरी दुनिया का दोहरा मयार सामने आ जाता है। बल्कि जो दुनिया के दो बड़े ब्लॉक्स बनने जा रहे थे, सुपर पावर्स जो शिफ्ट हुई थी, वहाँ पर तमाम तर चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ गई। मुबस्सिरीन का, माहिरीन का ये भी कहना है कि ये वो एग्जैक्ट टाइम था जहाँ पे सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने जा रहे थे, और स्पेसिफ़िकली उसी टाइम के ऊपर ये अटैक सामने आ जाना। फिर बहुत से इस्लामी ममालिक ने उस वक्त देखा जाए तो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बातें भी की जा रही थी और अगेन उनको तस्लीम भी करना शुरू करने के हवाले से एक मुहिम का आगाज़ भी कर दिया था। ऐसा ही कुछ प्रेशर पाकिस्तान की जाने भी बढ़ता हुआ नज़र आया, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में भी था। फिर हमने देखा कि किस तरह से बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो जाती हैं, उन्होंने भी एक विज़िट किया था वहाँ का। ये बातें तब भी हुई थी और इससे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये बात कही थी कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि हम उन्हें तस्लीम कर लें। और आज अगेन फिर दोबारा से कहाँ चली जाती हैं इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो खामोश नज़र आती हैं। हमास ने एक अटैक किया क्योंकि एक आज़ादी की जंग है जो उन्होंने अटैक कर दिया, लेकिन उसके बाद अब आलमी दुनिया जो है वो किस तरफ खड़ी होती हुई नज़र आती है। अगर सालसी के तौर पे बात की जाए तो इस्लामी ममालिक में कतर ने जो है वो सालसी की पेशकश कर दी हुई है कि हम आपके दरमियान जो है वो सीज़ फायर करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए ईरान फुल टाइम सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, एक रिपोर्ट सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ पर इसराइली अखबार का मैं लाजमी मेंशन करना चाहूँगी, जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने वज़ीर आज़म को ही इस हमले का ज़िम्मेदार ठहराया है। आज के पॉइंट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में, हम ये डिस्कस करेंगे कि अब आलमी बरादरी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आएगा और बिलखसूस इस वक्त उम्मत मुसलमान किस पेज पर खड़ी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आज़म चौधरी साहब, लंदन से स्काइप पे मुझे ज्वाइन करेंगे मज़हर बरलास साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, हमने ये देखा कि तहरीकें स्टार्ट होती हैं, आज़ादी की जंगें भी लड़ी जाती हैं और आगाज़ जो है वो 1973 में इस तरह से एक पहले किया गया था और एक स्पेसिफ़िक डे को सिलेक्ट किया गया था, और अगेन फिर इस मुक़द्दस दिन का को सिलेक्ट करना और उस ख़ास दिन पे 50 साल बाद, एक डेकेड के बाद आप हमला करने जा रहे हैं और आपने हमला किया है वहाँ पर। तो हमने देखा कि दुनिया का दोहरा मयार सबके सामने आ जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कलीदी किरदार अदा करने के लिए उम्मत मुसलमा का किरदार क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायज़ा, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में 50 साल पहले का जिक्र किया और 50 साल की छोटी सी हिस्ट्री भी, ब्रीफ हिस्ट्री आपने सामने रखी, आप देखें कि ये अब क्यों नौबत आई, हमास ने ये स्टेप क्यों लिया, उसकी एक बड़ी कलीदी वजह है। 50 साल के दौरान
जो इसराइल ने एक जुल्म सितम की एक वहाँ पे हिस्ट्री जो लिखी वो पूरी दुनिया के सामने है जी। और तमाम इस्लामी ममालिक उस पर ये ज़रूर कहते थे कि जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन जिस ज़ोरो शोर के साथ, जिस कुव्वत के साथ ये मनवाने की ज़रूरत थी वो हमें नज़र नहीं आया। अभी आप देख लें, अब ये हमास जब ये हमला किया हमास ने, उसके बाद इसराइल ने जो जवाबी हमले शुरू किए हैं, ज़ाहिर है दोनों तरफ जानी नुकसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे तकरीबन अब तक इल्म के मुताबिक 500 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी है वो शहीद हो चुके हैं, कुछ 700-800 सुना है, कोई इसराइली उसमें मारे जा चुके हैं अब तक। लेकिन OIC का अभी तक कोई इस पर इजलास नहीं हुआ। OIC की जानिब से अभी तक इस पर कोई ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया कि इस जंग को कैसे रोका जाना है या इसमें कीमती जानों को कैसे महफूज किया जाना है। देखिए, इसराइल ने मुसलसल जो है ना वहाँ पे जब जुल्म सितम किए, तो पाकिस्तान और 2-3 मुल्क, ईरान और 2-3 मुल्क और हैं जो फ़लस्तीन की बात करते थे, जो फ़लस्तीन के लोगों के हक़ की हमेशा बात किया करते थे। लेकिन बाकी जो हमारे खुसूसन अरब मालिक है, अब देखें अरब का अगर आप उसके नक्शे पर नज़र डालें तो जब इसराइल को आबाद किया गया तो आपको एक छोटे छोटे वो नुक्तों की नज़र में इसराइल आपको नज़र आता है, नुक्तों की सूरत में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फैलते फैलते अब वो इतना ज़्यादा फैल चुका इसराइल कि उसमें फ़लस्तीन एक नुक्तों की तरह नज़र आता है। और इसराइल के नक्शे को अगर आप गौर करें तो वो हमारे एक दोस्त फ़हीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी तशबीह दी कि ये खंजर की मानद है जो अरब के सीने में घोंपा गया यहूदियों की सूरत में, और वो आज तक उसका दर्द जो है ना पूरे अरब को वो महसूस होना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि पिछले 3 साल से जो इसराइल को तस्लीम करने की एक नई मिसालें कायम की गई अरब के अंदर, जिनको सबसे ज़्यादा इस पर स्टैंड लेना चाहिए था, सबसे पहले देखें अरब के लोग UAE, कतर, बहरीन, इन लोगों ने उसको तस्लीम किया। अभी ये क्यों हुआ? हमास ने अभी ये स्टेप, उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है। आप चंद दिन पीछे आप देखें तो चंद दिनों से सऊदी अरब के अंदर यहूदियों की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। मजहबी रसूमात वहाँ पे अदा की जा रही हैं, कभी वो तौरात का वहाँ पे मुतालिया कर रहे हैं, कभी वो कुछ और मजहबी किसी और तरीके से वो अपनी रवायात अदा, बाकायदा एक सिटी वहाँ पे बनाया जा रहा है, नियोम सिटी के हवाले से कहा जा रहा है कि उसमें एक बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इजरायली कर रहे हैं या यहूदी कर रहे हैं। अब इस मौके पे जब यहूदियों का मुकद्दस दिन था तो उस मौके के ऊपर हमास ने बादल न खासा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उनको हकूक नहीं दिए जा रहे थे, तो उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक किया। इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, आप देखें पूरी दुनिया में शोर था कि इसराइल की इंटेलिजेंस बहुत आला है, पूरी दुनिया में नंबर 1 है। इसराइल के पास जो वेपन टेक्नोलॉजी है वो पता नहीं दुनिया में किस लेवल की बड़ी है, सिस्टम आप डिफीट नहीं कर सकते, फिदाई सिस्टम उनका। लेकिन आप देखें नहित्ते गए हैं हमास के लोग और पैराग्लाइडर से गए हैं, उनके पास कोई जहाज नहीं थे, कोई उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो पैराग्लाइडर के जरिए वहां पे गए हैं। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे लगता है जैसे PUBG गेम चल रही होती है, उसी तरह पैराग्लाइडर में वहां पे जाके उन लोगों ने इजराइल का तमाम उसकी इंटेलिजेंस का, उसकी टेक्नोलॉजी का उन्होंने पोल खोल दिया। मज़हब अल्लाह साहब, अगर हम बात करते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो हमने देखा है अरसा दराज से जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया है वहाँ पर इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं वो खामोश नज़र आई है। और आज हमास ने जिस तरह से एक अटैक किया और वो किस तरह से किया, सोशल मीडिया पे तस्वीर भी मौजूद हैं, किस तरह से उनके लोगों को, उनकी मिलिट्री के लोगों को उठाया जाता है और किस हालत में उठाया जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो अपने पास इतना वेपन ना रखने के बावजूद भी वो उनके उसमें घुसे हैं कि किस तरह से उन्होंने जाके वहाँ से चीज़ों को निकाला है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब इस हवाले से कोई ख़ास स्टैंड लेगा, कोई बात करता हुआ सऊदी नज़र आएगा? अच्छा, आपने इंसानी हकूक़ की बात की, गुजारिश ये है कि मैं 50 साल की बात नहीं करूंगा, 50 साल से ज्यादा की बात करूंगा, सदी की बात करूंगा। अब इस सदी में क्या हुआ है कि जब पहली जंग अजीम से उससे कबल ये इलाका तुर्कों के तसल्लुत में था, जब पहली जंग अजीम खत्म होती है तो इसमें बरतानिया का तसल्लुत कायम हो गया। जब बरतानिया का तसल्लुत कायम होता है तो फिर एक साजिश शुरू हो जाती है कि सरजमीन फलस्तीन पे यहूदियों की आबादकारी शुरू होती है और जंग अजीम दोम के खात्मे पर
ये बरतानिया तय करता है। जिस तरह बरतानिया ने हमारे बड़े शरीर में कश्मीर एक मसला छोड़ा जो मतनाज़ा है, इसी तरह इन्होंने ये किया कि सरजमीन फलस्तीन का फैसला उनसे पूछे बगैर ही ये बड़ी ताकतों ने कर दिया कि जी यहाँ दो मुल्क बनाएंगे, एक मुल्क जो है वो यहूदियों का होगा और दूसरा मुल्क जो है वो अरबों का होगा, यानी फलस्तीन। लेकिन हुआ ये कि जब 1948 में यूं ही ये तकसीम होती है तो बहुत से अरब ममालिक जो है वो हमला कर देते हैं इसराइल, और उस हमले का फायदा फलस्तीनियों को नहीं होता, बल्कि फलस्तीन की जमीन जो है वो कुछ और अरब मुल्क भी अपने काबू में कर लेते हैं, इसराइल के कदम भी बढ़ जाते हैं। फिर इसराइल जो है वो इस रवश पे कायम रहा कि अपने कदम बढ़ाता रहा, फलस्तीनियों की जमीन जो है उस पर कब्जा करता रहा। फिर आप देखिए कि 1967 में यानी 1967 में एक मरतबा फिर जंग होती है, और इस जंग में भी क्या होता है, इस जंग में अरब हार जाते हैं। इस तरह हारते हैं कि ये जो मिस्र वाले हैं, ये जो इलाके हैं इनके सिनाई वगैरह वो खो देते हैं। इसी तरह शाम की गोलान की पहाड़ियां जो हैं वो इजराइल उन पर कब्जा कर लेता है। और फिर क्या होता है, इसमें आप देखिए कि उस वक्त एक किरदार लैला खालिद बहुत मशहूर हुई थी, और लैला खालिद जो थी वो फलस्तीन की तरफ से एक मुजाहिदा थी, और बहुत से लोगों को हैरत होगी कि वो मुसलमान भी नहीं थी। अच्छा। वो तो एक क्रिश्चियन थी, लेकिन अपने वतन के लिए लड़ रही थी। अब जब 1973 में फिर जो आप 50 साल पहले जब आपने कहा, तो अरबों ने फिर हमला किया, तो उस वक्त जो इसराइल की प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मेयर ने मोहम्मदन फिलॉसफी पे अमल किया। उन्होंने असला बहुत खरीदा अमेरिकन से, और इसराइली मईशत की परवाह नहीं की। उसका फायदा उन्हें क्या हुआ कि ये अरब लगे रहे, ये हार गए, और फिर उन्होंने चुप करके अमन के वायदे कर लिए, उससे तस्लीम कर लिया। अब उसके बाद फलस्तीनियों पे तो जुल्म होता रहा, उनकी जमीन छीनी जाती रही। अगर आप 1948 का नक्शा देखें तो वो और है, और अगर आज का नक्शा देखें तो मदर साहब इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही है। आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब जो हमारा इस वक्त हमारा मेन मरकज ही वहीं पर है, तो वहां से कोई रिएक्शन, कोई एक्शन, कोई चीज इस तरह की कोई स्टेटमेंट्स आएंगी, या सऊदी का किरदार क्या होना चाहिए? देखिए, जो सऊदी अरब के हवाले से आप बात कर रही हैं ना, तो यहूदियों की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि वो मक्का और मदीना तक रसाई चाहते हैं जी। आपको बहुत बरसों पहले जाना पड़ेगा, सदियां गुजर गई हैं जब मदीना से 2 यहूदी पकड़े गए थे जी। और वो सरोक के जरिए नबी पाक के एग्जैक्टली सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में ये वाकया पेश आया था। इसमें तो बड़ा पुराना है इनकी ख्वाहिश। अब कमजोरी कहाँ है? मैं समझता हूँ कि मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान जो हैं उन्होंने गुलामी के शौक अपने गले में पहने हुए, वो इस्तेमाली ताकतों के शायद गुलाम बने हुए हैं। ठीक। और वो इसी इंसानी कोई परवाह नहीं करते। एक आध मिनट और दे दीजिए प्लीज। वो इंसानी परवाह भी नहीं करते। अगर यहाँ आप ये देखें कि ये जो अरब के मज़ाहमती ग्रुप हैं उन्होंने इसराइल की कदम नहीं बढ़ने दी। आप यमन में इस्तेमाली कुत्तों की डिफीट देखें, आप शाम में इस्तेमाली कुत्तों की डिफीट देखें, और वो जो सेंचुरी थी उसकी नाकामी देखें। अब बेशक 100 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो दुबई में जाती है, मगर इसराइल अब कदम नहीं बढ़ा सकता। मेरा इस ख्याल है कि पाक जो है वो शिफ्ट हो रही है, तो जो एशिया की बड़ी कुवतें हैं वो भी इस जंग के पीछे पैदा हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस खित्ते के हवाले से, तो आजम साहब हम ये देखते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पर हमास भी था, और फिर इनका एक अल फतह ग्रुप है वो भी है, हिजबुल्लाह की सपोर्ट भी इनके साथ रही है, और फिर ईरान ने जिस तरह से पेशकश की है सामने फ्रंट पर आकर, फिर उनके लिए बाकायदा आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं।
हमास की जानिब से दावत दी गई है तमाम इस्लामी ममालिक को कि आप आएँ और हमारे साथ इस आज़ादी की जंग में पार्टिसिपेट करें। मुसलमानों का क़िबला अव्वल है मस्जिद अक्सा, अहादीस नबवी भी मौजूद हैं, तारीख़ी हैसियत भी इसकी मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं कि जहाँ पहले हम ये कह रहे थे कि एक पावर जो है वो शिफ्ट होकर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की तरफ गई है और दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुकी हुई है, पावर शिफ्ट हो चुकी हुई हैं, क्या ये वो एक्यूरेट टाइम है कि जहां उम्मत मुसलमा प्रॉपरली एक स्टैंड ले सके या किसी के लिए कोई बात कर सके? देखिए, असूली तौर पे तो उम्मत मुसलमा को इस पर स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन ये देखें ना आप, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए मुकद्दस नहीं है जी। जो बैतुल मुकद्दस है वो हमारे लिए तो किबला अव्वल है ही, लेकिन वो ईसाई और यहूदी दोनों के लिए, उनके लिए भी वो एक उनके लिए बड़ा मुतबर्रक मुकाम है। अच्छा, यहाँ पे उम्मत मुसलमा की आप बात कर रही हैं कि उम्मत मुसलमा में देखें 2-3 मुल्क थे जो इसराइल के साथ खड़े थे, उसमें ईरान था, पाकिस्तान था, सऊदी अरब था। लेकिन इस वक्त आपको बज़ाहिर एक सिर्फ ईरान है जो वाज़े तौर पर खड़ा नज़र आता है। पाकिस्तान भी उस तरह जो पाकिस्तान का स्टांस रहा है वो वाला स्टांस इस वक्त हमें पाकिस्तान की जानब से भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद तैयब अर्दगान की तरफ से भी कोई क्लियर स्टांस अच्छा आएगा। लेकिन तुर्की का फिर भी कदरे पॉजिटिव उनकी तरफ एक झुकाव नजर आया है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें कि हमारा जो मुल्क है उसका तो एक प्रिंसिपल डिसीजन था कि हम जब तक फ़लस्तीनियों की आज़ादी नहीं हो जाती, जब तक उस खित्ते के अंदर से यहूदियों का इनखला नहीं होता, पाकिस्तान जो है ना वो उनको तस्लीम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म का जो ट्वीट आया वो बड़ा एक मानी खेज सा था। उन्होंने 2 रियासतों की बात की, उन्होंने उसमें क्लियर नहीं किया, क्योंकि हम लोग तो उससे तासर ये पैदा हुआ कि जैसे हम लोग शायद इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या कुछ। तो लेकिन उसके बाद जो वज़ीर ख़ारजा का उस पर पॉलिसी बयान आया उसने वो कन्फ्यूजन दूर की। अफसोस की बात यह है कि हमारी जो पोलिटिकल लीडरशिप है उनकी जानब से अभी तक एक तो आप देखें कि मुस्लिम लीग नून की जानब से, पीपल्स पार्टी की जानब से क्लियर स्टांस कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आई। ठीक है, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी एक दोहरा मेयार है, जिसके अंदर वो इंसानी जानों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसराइल के मजालम का और फ़लस्तीनियों के ऊपर होने वाले जुल्म का वो उसमें जिक्र ही नहीं कर रहे। वो पता नहीं अब वो इसराइल के साथ इसराइल के साथ उनके क्या मुफादात वाबस्ता हैं। ये तो बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर पूरी उस पर एक डिबेट चल रही है। देखिए, इस जंग के असरात पूरी दुनिया के ऊपर मुरतब होने हैं, ये आप देखिएगा। मैं इस पर अर्ज़ करूं कि ये दूसरी जंग है, पहली रूस और यूक्रेन की, जिसने पूरी दुनिया को मुतासर किया। पूरी दुनिया के देखें इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ा और पूरी दुनिया की जो फूड सिक्योरिटी है वो भी इशू सामने आए। अब ये दूसरी जंग है, ये सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहनी। अब इसराइल के पीछे अमेरिका आके खड़ा हो गया, अमेरिका ने अपने बैरी बेड़े भी उस तरफ भिजवा दिए हैं, अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। गजा की पट्टी के करीब जितनी भी इनकी फूड सप्लाईज थी, जो इनकी जो एक नॉर्मल लाइफ की रूटीन्स थी, वो सब ब्लॉक कर दी गई। लेकिन जो फ़लस्तीन के लोग हैं ये उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले 15-20 साल पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो उन्होंने बहुत मुश्किलात में ये टाइम गुजारा है। उनके लिए कभी वो रास्ते बंद कर दिए जाते थे, कभी उनके मुहासरा कर लिया जाता था, कभी उन्हें खाने का मसला है, कभी उनको बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाती है। ये बड़े मसाइल वो मेरा ख्याल है इतने मजबूत हो चुके हैं, अब वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि हमने आज़ादी कैसे हासिल करनी है। उन्हें भी अंदाज़ा हो गया है कि दुनिया ने उनका किस हद तक साथ देना है, दुनिया किस हद तक उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ इन 2 मुल्कों के दरमियान नहीं होगी। आप देखिएगा इस लड़ाई के अंदर ना चाहते हुए भी बहुत सारे मुल्कों को इसमें शामिल होना पड़ेगा। और क्योंकि ये इस वक्त जो जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो उसमें एक बड़ा मेजर फैक्टर वो इकोनॉमी है। उसमें बड़ा मेजर फैक्टर तेल है, उसमें एक बड़ा मेजर फैक्टर तजारत है। ईरान ने तो कह दिया मैं फ्री तेल भी दूंगा। ये चीजें सारी जो है ना मैटर करती हैं। दुनिया के अंदर तेल की सप्लाई भी मुतासर होगी, दुनिया भर की तजारत भी मुतासर होगी लड़ाइयों से। ये किसी की अगर खुशफहमी है कि उनको फर्क नहीं पड़ेगा तो मेरा हाल है बड़ी जल्दी ये खुशफहमी दूर हो जाएगी। मज़हब बिलाल साहब, हमने देखा कि जो बड़ी आलमी कुव्वतें हैं, रशिया की तरफ से आप क्या समझते हैं, क्या रिएक्शन हो सकता है? चीन कहाँ स्टैंड करता है? अमेरिका ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया हुआ है कि वो किसके साथ खड़े हैं और वो क्या कर सकते हैं। गज़ा आपको पता है कि छोटा शहर ज़रूर है लेकिन दुनिया का हाईली पॉपुलेटेड सिटी है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, और जिस तरह से टैक्स किए जा रहे हैं, अब तक के जो फिगर सामने आ रहे हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग हैं और काफ़ी शॉकिंग भी हैं। और उसके साथ वज़ीर ख़ारजा जो है इसराइल का, उनका बयान आ जा रहा है और उनका ये कहना कि जी अब जो हम हमास के साथ करेंगे वो 50 साल तक इसको याद रखेंगे कि हमने किस तरह से बदला लिया था इनसे।
तो ये बाकी ममालिक जो हैं ये खामोश रहेंगे, किस तरह से इसमें सामने आएंगे, ये सीज फायर की तरफ बढ़ेगा, ये मामला कैसे वाइंड अप होगा, क्या किया जाएगा? आपके सवाल में बहुत से सवालात हैं, उनका मैं एक एक करके देने की कोशिश करता हूँ। तो आपने गजा में आबादी ज्यादा होने की बात की है, तो देखिए फिलिस्तीनियों के पास इलाके नहीं है, जमीनें छीन ली गई थी और उनकी जमीनें तो छीनी जा चुकी हैं। अब उनके पास में गजा की पट्टी है और दूसरा उनके पास मगरबी किनारा है। तो यहाँ थोड़ी से इलाके में ये आबाद है फलस्तीनी, ज्यादा वहाँ आबादी तो ज्यादा होगी, लेकिन गजा में हमारे को इसलिए इसराइल ज्यादा कर रहा है कि हमास के कैंप्स है वहां पे। अब मैं ये एक बात आपको बता दूं कि हमास के गुरीला वार की माहिर है और दुनिया के एक बड़े गुरीला वार के माहिर जनरल कासिम सुलेमानी शहीद ने अरब के मज़ामती ग्रुपों की तरबियत की हुई है। अब कासिम सुलेमानी ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया हुआ है, लिहाजा इसराइल की आर्मी को उन्होंने डिफीट किया, इसराइल की इंटेलिजेंस सर्विस को डिफीट किया और उनकी तीनों इंटेलिजेंस सर्विस जो थी वो बेकार होकर रह गई और इसराइल फौज के बड़े बड़े जनरल जो हैं वो गिरफ्तार हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपने बहुत सी आलमी कुव्वतों का नाम लिया है, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, जब अमेरिका, यूरोप, इसराइल यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, यूक्रेन की जंग लड़ने की कोशिश करेंगे, यूक्रेन तो अब हार रहा है, हार गया एक तरह से, तो क्या रशिया इन मुल्कों को माफ करेगा? मेरा नहीं ख्याल नहीं करेगा। तो लिहाजा ये जो इसराइल के बढ़ते हुए कदम थे तो शाम में रुके थे, उनको रोकने में भी रशियंस का किरदार था, जो यमन को बचाने वाले थे उनमें भी रशियंस का किरदार था, वो वाया ईरान ऑपरेट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया एक बड़ी आलमी जंग के किनारे पर खड़ी है, इसमें बड़ी आलमी कुव्वतें जरूर शामिल हो जाएंगी। जब अमेरिकन आ रहे हैं तो उनके मुखालफिन भी दुनिया में, और उनके मुखालफिन अब पहले से ज्यादा ताकतवर भी। ठीक है, अगर बात की जाती है कि दुनिया जो है वो एक आलमी जंग के दहाने पे खड़ी है, तो फिर इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम मैप के लिहाज से बात करते हैं तो फिर लबनान, सीरिया और इसके साथ इसराइल और उसकी दूसरी जानिब पर जॉर्डन और इजिप्ट नज़र आते हैं और ये तमाम पट्टियाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ हमें मैप में कनेक्टेड नज़र आती हैं। तो हाउ इट कुड पॉसिबल कि अगर आप अटैक करेंगे तो आपके अटैक से जो है वो दूसरा बंदा जो महफूज रह जाएगा और इसमें आलमी कुव्वतों को बिलखुसूस आलमी बरादरी को अपना एक अहम किरदार अदा करना होगा। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अब कुछ बात करते हैं अपने इश्यूज़ के हवाले से कि क्या पाकिस्तान में होने जा रहा है, क्या हैपनिंग्स हैं इस वक्त। यहाँ पर नवाज़ शरीफ का वतन वापस आ रहे हैं, मरीम नवाज़ ने एक जलसा किया और जलसा बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी उसमें सरप्राइजिंग थी। जैसे जो टेबल्स का चुनाव था वो काफ़ी शादियों वाला माहौल मालूम हो रहा था और फिर जब हमने कुछ लोगों की रिपोर्ट्स देखी और सोशल मीडिया पर देखा तो पता चला कि जी लोग तो खाना खाने के लिए आए हुए हैं और कुछ लोगों ने शिकवा किया कि जी हमें कौरमा नहीं मिला और किसी को चावल नहीं मिले थे। और बताया ये जा रहा है कि अच्छी खासी क्लास हुई थी। जी ऐसे नहीं हुआ था कितने लोग इकट्ठे हो गए थे, पहले एक प्रॉपर क्लास की गई थी कितने लोगों को आपने इकट्ठा करना है और उसकी तैयारियों के सिलसिले जो वो चल रहे हैं। और आज अगर आप देखें तो लाहौर शहर की सड़कों पर जहाँ जहाँ आप घूमेंगे तो आपको जगह जगह पे बैनर्स लगे हुए नजर आएंगे जहाँ पे इस मुल्क को अगर किसी ने बचाना है तो वो मियाँ साहब ने बचाना है। तो मियाँ साहब आपके भाई भी तो यहीं पर थे, उन्होंने तो बचाया ना, 16 माह की कारकर्दगी सबके सामने है और ख़ुद भी आप पहले मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं। अब की दफ़ा पर आपका जो बयानिया है वो ये है कि अगर मईशत को ठीक करना है, उसको बहाल करना है तो नवाज़ शरीफ को वापस आना है, लेकिन नवाज़ शरीफ वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। प्लान क्या तब्दील हो चुका हुआ है? फिर ये बातें भी सामने आ रही कि कहीं ट्रैप करके तो वापस नहीं बुलाया जा रहा कि किसी तरह आप एक दफ़ा वापस आइए, फिर उसके बाद हम आपके केसेस में आपको आगे लेकर चलते हैं, देन फिर हम देखते हैं कि आपके साथ क्या करना है। इस सारी स्टोरी में जो सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो आसिफ अली जरदारी काफ़ी खामोश हैं और आसिफ अली जरदारी की खामोशी का मतलब बहुत से सियासी मुबस्सिरीन और माहिरीन का ये कहना है कि वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं और इट्स मीन्स दैट के बैक साइड पे कोई उनका प्लान चल रहा है। वो प्लान क्या हो सकता है? कमर जमान कायरा ने ये कहा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आसिफ अली जरदारी ने
कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं, जिसके हवाले से पार्टी को वो ब्रीफिंग भी देंगे। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात की जा रही है तो लेवल प्लेइंग फील्ड में फिर यही होना चाहिए कि सारे हरीफों को मैदान में आना चाहिए। मौलाना फजल रहमान जी कहते हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी सियासतदान इस वक्त जेल में रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिकायत कर डाली हैं, इसी तरह से खुर्शीद शाह ने भी की हैं। उन्होंने कहा है कि जी जो सत निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हैं उनसे उन्हें खासे गिले शिकवे नज़र आ रहे हैं। और शहबाज शरीफ ने शायद आज अपनी उम्र थोड़ी कम कर दी है, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी बिलावल मेरे छोटे भाई हैं, उनके गिले शिकवों को दूर किया जाएगा। तो इस वक्त एग्जैक्ट होने क्या जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किधर स्टैंड करती है, और सबसे बड़ा जो इस वक्त एलिमेंट है वो ये है कि क्या उनके कायद वापस आ जाएंगे और उस टारगेट को अचीव करेंगे, नहीं करेंगे। पहले मजहर साहब की तरफ बढ़ते हैं। मजहर साहब हैं क्योंकि उनके पड़ोस में ही है नवाज शरीफ। तो मजहर साहब क्या समझते हैं आपके इस वक्त जो करंटली सिचुएशन बनी हुई है, और यहाँ पर तो बस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, और नवाज शरीफ वहाँ से अभी तक निकले भी नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना है, फिर पाकिस्तान आना है। तो बड़े मियाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या सिचुएशन है? अच्छा, चूंकि उन्होंने गल्फ कंट्रीज जाना है तो गल्फ के सिलसिले में एक दो बातें मेरी रह गई थी, वो मैं करना चाह रहा हूँ। गुजारिश ये है कि आपने सऊदी अरब के हवाले से मुझे 2 बार पूछा, तो मैं सोच में पड़ा हुआ हूँ कि वो जो 40 मुल्कों की फौज है वो किधर है। देखिए, हदीस पाक है कि जब एक मुसलमान को तकलीफ होती है तो मुसलमान तो जिस्म की मानंद है, जी बिल्कुल, तो पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। तो ये कैसा जिस्म है जो तकलीफ महसूस नहीं कर रहा। मैं मुसलमान अवाम की बात नहीं कर रहा। अच्छा, वो जो 40 मुल्कों की फौज है वो किधर गायब है। इसी तरह जो OIC है, इन दोनों के देश में सऊदी अरब का कंट्रोल है। तो इन दोनों की खामोशी ये बता रही है कि सऊदी अरब ने कहीं ना कहीं कोई रजामंदाना पॉलिसी रखी हुई है इजराइल के लिए। अब आ जाइए अपने मियाँ साहब की तरफ। देखिए, पीपल्स पार्टी वाले तो कहते थे कि वो हमारा सादा पुत्र है जी, मेरा बेटा है जी। वो बेटे ने पंजाब में उनको। अब जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा वो कैसे इस इलेक्शन को इलेक्शन मानेंगे। अब आप देखें, आपने फरमाया कि मियां नवाज शरीफ से बड़े बैनर लगे हुए हैं, तो अगर वहां असद जरदारी या बिलावल भुट्टो के बैनर लगते हैं या चेयरमैन PTI के बैनर लगते हैं तो उनको तो उतार दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि पंजाब की इंतजामिया जो है। मजहर साहब, ऐसे इतना मार्जिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नीन को आप दे दीजिएगा, क्या हो गया आपको? देखिए, उनका शहर है और आखिर उनकी पार्टी के कायद हैं, वो वापस आ रहे हैं, इतना मार्जिन तो दे ना आप उनको, क्या हो गया? नहीं, शहर, अगर शहर की बात करते हैं ना तो देखिए, पीपल्स पार्टी शहर में बनी थी। पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में डाली गई थी। तहरीक-ए-इंसाफ एक शहर की है, तो वो इसी शहर में उस्मान पार्क में रहता रहा है, जहाँ वो खेल रहा है, जहाँ पढ़ता रहा है, उसका शहर है। वो तो जयपुर से आए थे, उनको तो लाहौर पसंद नहीं, उन्होंने तो अपने गाँव को लिया। भाई बड़ा प्यार है तरन तारन तहसील के वो जो गांव है जाती उम्रा, उससे गुजारिश ये है, अब जिस तरह के इनके जलसे हुए हैं, जिस तरह की खुदा है, उसमें ये कब तक ये जुल्म का निजाम रखेंगे कि एक पार्टी को प्रोटोकॉल के जरिए जलसे कराए जा रहे हैं, अगर जो वो जलसे कामयाब नहीं हो रहे। थोड़ा सा अप्रिशिएट तो कर देना। मरियम नवाज ने पावर शो तो अच्छा किया है। मजहर साहब, क्या हो गया आपको? थोड़ा सा तो अप्रिशिएट कर दे मरियम बीबी को। देखिए, वो वलीमे पे तो बहुत से लोग आ जाते हैं, वो चावल खाने, रोटी खाने बहुत से लोग आ जाते हैं। तो ये दीगर पार्टियों के जलसों में लोग खाना खाने नहीं आते? कैसी बातें करते हैं आप मजहर साहब? 2-2 झंडे सजा लो, ऊपर से कैमरा मारो और पता चले कि जी हाँ जी लोग बैठे हुए हैं, तो ये नहीं इस तरह चलेगा। देखिए, आपको बाकी पार्टियों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा और बाकी पार्टियों को भी जलसों जुलूसों की इसी पॉइंट पे मैं आपके पास वापस आऊंगी। बैनर लगेंगे, वरना ये बैनर लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन बैनरों से लोगों को चिढ़ है, लोग ये बैनर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, इन बैनर्स को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इसी पॉइंट पे वापस आऊंगी, आजम साहब की तरफ बढ़ती हूँ।
आजम साहब, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ चुकी हुई है कि देखिए, अब आप इतना भी तो ज्यादती ना करें ना। मरियम नवाज ने एक पावर शो अच्छा करने की कोशिश तो की है, और नो डाउट उन्होंने जो डिलीवर करना था वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। वो क्योंकि क्राउड पुलर हैं, लोग उनको देख कर आते हैं, उनका जज्बाती बयानिया है। तो नवाज शरीफ का क्या सीन है जी? वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे? अभी तक तो वो लंदन से बाहर नहीं निकले हैं। देखें, अब उनको आना तो चाहिए था। वैसे ये तो सुनने में अभी तक नहीं आया कि बाहर निकले हैं। फायजा, ये जो हमास का हमला है ना, हाँ जी, इसने बहुत सारी चीज़ों पे शकूक व शुबहात पैदा किए हैं। मैं समझी शायद आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ सऊदी अरब जाना था, ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ का शेड्यूल तय था आज से एक आध दिन पहले सऊदी अरब जाने का। लेकिन जब हमास हमला करता है फ़लस्तीन के ऊपर, मियाँ साहब अपना सऊदी अरब का दौरा 2 दिन डिले करते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्हीं दिनों में जब मियाँ साहब सऊदी अरब जा रहे थे, इसराइल के वफूद भी वहाँ पे मौजूद थे। अब मियाँ साहब का उसको मुलतवी करना, मुझे तो पता नहीं क्यों शक सा पैदा हो रहा है कि शायद वहाँ पे बड़ी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, शायद उसमें मियाँ साहब को शमूलियत अख्तियार करनी थी, और हमास के हमले की वजह से क्योंकि थोड़ा सा सूरत हाल तब्दील हुई। बाकी किसी ने अपने दौरे हुकूमत में मुलाकातें नहीं की हुई इसराइल के साथ? मियाँ साहब ने 2 दिन जो डिले किया है, ये मेरा अपना एक जाती ख्याल है, इसमें कोई जरूरी नहीं, मेरा भी मासूमाना सा सवाल है ना, नहीं है कि क्या बाकी किसी के दौरे हुकूमत में मुलाकातें नहीं हुई? सबसे ज्यादा जो मुलाकातें हुई हैं वो मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में हुई हैं। आप माजी में चली जाए तो मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में यहाँ से वफूद जाते रहे हैं, तो खित्ते में अमन भी तो पैदा करना था ना जी। मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में ही कारोबारी मरासम भी रहे हैं उन लोगों के साथ, इसराइल के साथ। अच्छा, लेकिन इस पे क्योंकि एक मैंने अपने शक का इजहार किया है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन अब आ जाते हैं मियाँ साहब की वापसी पाकिस्तान आने और मुस्लिम लीग नून की एक्टिविटीज़। देखो, मुस्लिम लीग नून ने एक जलसा किया शादरा के अंदर जी। अच्छा, उस जलसे के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म हुई कि जलसा गली के अंदर किया गया, छोटा जलसा था, लोग थोड़े थे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा जलसा करना पड़ा। अब जलसों का एक कंपटीशन शुरू होगा मुस्लिम लीग नून के अंदर, क्योंकि जो लाहौर की मुस्लिम लीग नून की तंजीम है उसके अंदर एक बड़ी वाज़े तौर पे एक डिवीजन है। पहले मुस्लिम लीग नून की सदारत ख्वाजा साद रफीक ग्रुप के पास रहा करती थी, अब मुस्लिम लीग नून की सदारत खोखर ग्रुप के पास है, सैफुल मुल्क खोखर ग्रुप के पास। हमें वो वाला जो पहले वाले बरसे इक़्तिदार ग्रुप था ख्वाजा साद रफीक और उनके साथी, वो हमें एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, वो हमें मियाँ शहबाज शरीफ के साथ एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जबकि जो मौजूदा सदर है सैफुल मुल्क खोखर, वो मरियम नवाज साहबा के साथ वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लिहाजा शादरा के बाद एक बड़ा शो करने के लिए सैफुल मुल्क खोखर का हल्का उसका इंतखाब किया गया। अच्छा, वहाँ पे जो अरेंजमेंट भी किया गया, वो जैसे आप बात कर रही थी कि वलीमे की तरह का अरेंजमेंट, गोल मेज अच्छा लगाई गई, तो लोगों को डिसेंट वे में वहाँ पे तकरीबन 1100 के करीब लगाई गई थी गोल मेज। अच्छा, जिस पे 9 कुर्सियां हर गोल मेज पे लगाई गई, 24-25 सोफे लगाए गए साइडों पे, तकरीबन 10,000 के करीब वहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी थी। ओके, और वो आलमोस्ट हमें भरा हुआ नजर आया, जो कि वहाँ पे ऐलानात हुए, दूसरे शहरों से भी लोग आए थे, मुख्तलिफ पंजाब के शहरों से वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कारकुन आए, जो ऐलानात होते रहे। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो एक अच्छा पावर शो था। मुस्लिम लीग नून ने शादरे की जो खिफत थी उसको मटाया इस शो के अंदर। अच्छा, अब वहाँ पे खाने के अंदर क्या हुआ, खाने पे क्या हुआ, देखें ये तमाम जलसों में होता है। ये आप पीपल्स पार्टी के जलसे तो ये अच्छा लगा कि किसी ने चले पहली दफा अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को डिसेंट वे में बिठा के कुछ खिलाया है। बड़ी इंपॉर्टेंट है इस ये जो हमने देखा ना इंतजाम वलीमे की तरह का। सियासत पहले बहुत महंगी हो चुकी है, सियासत के अंदर पहले एक परसेप्शन है कि सिर्फ अमीर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है। तो इस जलसे ने सियासत और महंगी कर दी है। देखिए, अगर आप 10,000 लोगों का अरेंज करें खाने का, तो मिनिमम जो उसका बिल बनता है सिर्फ खाने का 3 करोड़ रुपया बनता है, ये कैटरिंग के बिल के मुताबिक। ओवरऑल जलसे के इंतजाम हम देखें तो पता नहीं कितने करोड़ खर्च हुआ है। लिहाजा इसको compete करने के लिए अगले जलसे पे उससे ज्यादा करोड़ों लगाएगा कोई तो वो कामयाब होगा। जिस तरह मरियम ने शाबाश दिया खोखर बरादरान को, तो दूसरे ग्रुपों को शाबाश उस वक्त देंगे जब इससे ज्यादा अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। अच्छा मदर साहब, इतने अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं, पहली दफा लोगों को इतनी इज्जत दी जा रही है, तो नवाज शरीफ वापस आएंगे नहीं आएंगे? और जरदारी साहब किन लोगों से मिलते फिर रहे हैं, क्या बातें हो रही है उनकी, ये भी जरा बताइए। मैं तो आज भी उसी बात पे कायम हूँ, नहीं लगता कि ठीक है जी, मियां साहब अगर करते हो तो दुबई में जाकर बीमारी उनकी बढ़ जाए,
अगर वो गए तो, अभी तक तो गए नहीं। ठीक है, आपका पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन अभी देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई ट्रैप बनाया जा रहा है और इसमें आसिफ अली जरदारी कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और 17 अक्टूबर की तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्द जुर्म आयद होने जा रहा है चेयरमैन PTI पर। ये सब जानते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब कुछ बात करते हैं साइफर केस के हवाले से, जहां पे खसूसी अदालत का क़याम किया गया। अडयाला जेल में आज फिर दोबारा से चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्हें पेश भी किया गया। जज जो थे अबुल हसनात जुल्करनैन थे, और जहां उन्होंने जब उसकी सुनवाई शुरू की तो पता ये चला कि जब 17 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होने जा रहा है, और जिसमें PTI के वकील भी थे और दूसरी जानिब से प्रोसिक्यूटर भी थे। और जब बात की गई कि नकूल फ़राहम की जाए तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा डेटा है, सारा फ़राहम नहीं किया जा सकता, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जी कोर्ट ने ये कहा है कि अगली तारीख पर जो वहाँ पे गवाहान हैं उनको पेश किया जाए। और जब हम गवाह की बात करते हैं तो उसमें हमें हसन फवाद जैसे एक गवाह जो हैं वो आज़म खान नज़र आते हैं, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं चेयरमैन PTI के। और ये प्रेशराइज़ करके इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं। इनकी क्या सियासी हैसियत होती है या इस पर कितना इनको इफेक्ट हो सकता है, ये हमने प्रोग्राम में पहले भी बात की थी, आज भी बात करते हैं। और मज़ीद डेवलपमेंट ये रही है कि सानेहा 9 मई जो रुनमा हुआ था, उस हवाले से डेवलपमेंट ये आई है कि जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनका ट्रायल जो है वो जेल में किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो पुलिस हैं उनको असद उमर और चेयरमैन PTI की बहनें भी मतलूब हैं, उन्हें गिरफ्तार भी करना है। तो तमाम तर सियासी सिचुएशन किस तरफ जा रही है। फजलुर रहमान तो ये कह रहे थे कि जो जेल में मौजूद हैं उन्हें बाहर आना चाहिए, तब ही जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा सकती है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं इनके हवाले से इनकी मुश्किलात कितनी कम होंगी। हमने देखा कि कुछ लोग मीडिया पे आते हैं, बात करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, क्लियर होकर घर चले जाते हैं, और ज़िम्मेदार जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ठहराया जाता है। इसी तरह से उस्मान डार ने भी एक TV इंटरव्यू में आके ये बात कही थी। उसके बाद जब उसका रिएक्शन सामने आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमा, जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं, हलीम आदिल शेख भी हैं और हमाद अज़हर भी हैं, इन तमाम लोगों की वीडियो सामने आती हैं जिसमें ये हल्फन कुरान पाक पर ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस तरह की किसी भी साजिश के हवाले से ना तो चेयरमैन PTI को मालूम था और ना ही उन्होंने अपने किसी पार्टी के रुकन को या कारकुन को कोई हिदायत की थी। तो इस चीज़ का फैसला कौन करेगा, कौन सही है, कौन गलत है, आइंदा आने वाले दिनों में इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, अपने पैनल से पूछते हैं। आज़म साहब, पहले तो अगर हम बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो आसिफ अली जरदारी भी काफ़ी खामोश हैं, जो ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे, और मौलाना फजल रहमान भी ये कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो आसिफ अली जरदारी की खामोशी को आप किस तरह से देखते हैं, इसे किस तरह से कंक्लूड करते हैं आप? देखें जी, आसिफ अली जरदारी साहब तो आज से चंद माह पहले तक तो वो बिलावल जरदारी को अपना प्राइम मिनिस्टर समझ रहे थे और बनाना चाह रहे थे, जिसकी ख्वाहिश का उन्होंने बारहा इजहार भी किया। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे पैदा हो रहे हैं कि शायद उन्हें सिंध भी अपने हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी दो वजूहात हैं। एक सिंध गवर्नमेंट की गवर्नेंस और उनकी परफॉर्मेंस, दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टियां जो उनकी अलाई रही हैं माजी के अंदर। आप देखें PDM गवर्नमेंट जो थी उसके अंदर पीपल्स पार्टी और ANP वो PDM का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो अलाई थी उस गवर्नमेंट का। उस गवर्नमेंट में शामिल तमाम पार्टियां वो इस वक्त साथ खड़ी हैं, मुस्लिम लीग नून, ANP, GDA और बाकी जो जमातें हैं। पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट वो एक इत्तेहाद बना के इलेक्शन लड़ने जा रही है, जिससे बज़ाहिर ये तासर पैदा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद सिंध से हाथ धोने जा रही है। तो लिहाजा जरदारी साहब को अब सबसे ज़्यादा फिक्र है कि अपने सूबा सिंध को इंटैक्ट करने की, वहाँ पे हुकूमत बनाने की। तो वो बार बार जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी करते हैं, बार बार जो मुदाखलत की बातें कर रहे हैं, या वहाँ पे सियासी जो हुकूमत के अंदर, निगरान हुकूमत के अंदर जो लोगों को वजीर बनाया गया या ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो तबादले किए गए, उस पर भी एतराज़ात करते हुए नजर आते हैं। और खुसूसन पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया कि यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे मार्जिन है। या आप देखें मरियम नवाज के जलसे हुए हैं, मरियम के दोनों जलसे PTV पे दिखाए गए हैं, सरकारी TV के ऊपर।
तो जाहिर है बाकी जमातें ये तवक्को करती हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ एक रवैया अख्तियार किया जा रहा है, बाकी जो सियासी जमातें उनके साथ भी वही रवैया उन्हें भी उसी तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, असल में ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा मज़हर बिरला साहब, एक तरफ हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रहे हैं और हम देखें कि 17 तारीख को जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर और शाह महमूद कुरैशी साहब पर साइफर केस में जो मतलूब हैं। और आज जो कोर्ट की जितनी भी समात रही है उसमें खसूसी अदालत के जो जज थे अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उन्होंने ये कहा है कि तमाम गवाहान को पेश भी किया जाए। तो जब हम बात करते हैं गवाहों की, तो ऐसे ही एक गवाह फवाद हसन फवाद भी हुआ करते थे जिन्हें बाद में नून लीग ने कहा कि जी उन्हें तो बाकायदा प्रेशराइज करके ये बयानात लिए गए हैं। इसी तरह से हमने आज़म खान को भी यहाँ पे गवाह बनते हुए देखा है और ऑडियोज़ भी मौजूद हैं कि किस तरह से क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, अच्छा किया आपने फवाद हसन फवाद की मिसाल दी। एक गवाह और भी थे, जी जी, वो इसाक डार साहब थे, जी जी, ने बयान दिया था शरीफ के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, इस बुनियाद पे कह रहा हूँ। आप देखिए कि जब मियां नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार से हटाया था तो पता नहीं इतनी सख्तियां हो गई थी और 11 साजिश केस बन गया था। जज थे जाफरी साहब, उन्होंने तो उनको पता नहीं सजाए मौत भी सुना दी थी, लेकिन सजाए मौत कहीं नजर तो नहीं आई। इस तरह जो लोग अब पीटीआई या उनकी क़यादत को मुश्किलात में धुस रहे हैं, तो मेरे ख्याल के ये मुश्किलात उनके लिए हमेशा रहेंगी। पाकिस्तान में बहुत सी मिसालें मैं दे सकता हूँ कि बहुत से लोग जिनको किसी को सजाए मौत हुई थी, किसी को उम्र कैद हुई थी, तो बाद में कुछ भी नहीं उनका बना। ये परवेज रशीद भी उनमें से एक हैं और बहुत से लोग हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी? ये मुश्किलात कट जाएंगी, ये अभी लंबा चलेगा काम। आज उनकी वैसे आज उनकी बहन ने भी जो मीडिया से गुफ्तगू की है, अलीमा खान साहिबा ने, वो भी उसमें ये बता चुकी हैं और इससे पहले भी वो ये बात मीडिया के सामने कर चुकी थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, उन्हें काफी लंबे टाइम के लिए रखा जा सकता है जेल में। देखिए, वो कहने को तो सब लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, लेकिन फिलहाल तो वकीलों के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। उनके एक वकील जो है वो मरवत साहब, उनका घर बार तोड़ दिया गया है। तो मेरा ख्याल है इस रवैये की हमें मजम्मत करनी चाहिए कि ये रवैया अपनाया है पुलिस, वो इस रवैये से गुरेज करना चाहिए। ठीक हो गया। क्योंकि मैं जिस मुल्क में हूँ, मैं कई दिनों से इस मुल्क सड़कों पे फिरता हूँ, किसी ने हमारी गाड़ी नहीं रोकी, मुझे कहीं कोई नाका नहीं मिला, कोई पुलिस ऐसी नहीं मिली कि जिसने रोका हो कि हाँ जी कितने चल रहे हो तो कितों आए हो। ठीक है, ये बातें जो है ना, या किसी ने घर तोड़ने की किसी की कोशिश की हो, हम इंसानी कुकर होना तो बहुत इदारों पे हमले भी तो नहीं किए जाते ना मजहर साहब? आपने देखा है कभी किसी इदारे पे हमला किया हो? नहीं, ये एक नया काम शुरू हो गया है। अदारे नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो जो आपने कुरान पाक के हलफ की बातें की है ना, उसने वो 9 मई के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। ठीक हो गया। कोई कैसे सबर कर सकता है? वो कुरान पाक के रख के झूठ बोल सकता है कोई? ठीक हो गया। अच्छा, अगर नहीं बोल सकता। ठीक है, आजम साहब आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम सानेहा 9 मई के हवाले से भी बात करते हैं तो ट्रायल जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि जी जेल से ही स्टार्ट किए जाएं। एक तरफ फर्द जुर्म आयद होनी जा रही है, दूसरी जाने पर जो है वो 9 मई के हवाले से जो करैक्टर्स हैं उनके हवाले से भी ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। मतलूब चेयरमैन पीटीआई की इसमें बहनें भी हैं, असद उमर साहब भी हैं, साइफर में मतलूब हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी ने कुछ कहा नहीं है। आप किस तरह से सारी सिचुएशंस को देखते हैं? अच्छा, एक तो मैं यहाँ पे मदर साहब की जो गुफ्तगू है ना उससे थोड़ा इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि मुझे अभी चेयरमैन पीटीआई की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि मज़ीद इजाफा नज़र आ रहा है। अभी तो स्टार्ट हुआ है उनके मुकदमात की समात का, अभी बहुत सारे मुकदमात हैं। अभी 9 मई का जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं ना, आज उसके ऊपर चीफ जस्टिस की कोर्ट के अंदर सलमान अकरम राजा साहब ने जो दलाइल दिए उसमें उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि जी सीक्रेट एक्ट जो है वो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर लागू हो सकता है, और वो भी उस सूरत में किसी दुश्मन मुल्क के साथ उनका अगर कोई तल्लक साबित हो जाए तो वहाँ पे वो सीक्रेट एक्ट जो है ना एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे जो साइफर है वो अमेरिका के हवाले से पहला नुक्ता तो यह है
क्या अमेरिका पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक में शुमार होता है या दोस्त ममालिक में शुमार होता है? दूसरी बात यह है कि क्या सिविलियन इस सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती? बहरहाल इसके अंदर इसके ऊपर बहस चल रही है। बाकी भी जो अभी साइफर केस चल रहा है, कैसे कोर्ट ने 17 तारीख दे दी है फर्दर कोर्ट के अंदर समाअत हो रही है, और आज उस समाअत के हवाले से भी कुछ चीज़ें आई कि जो उनको बड़ी तंग जगह के ऊपर एक पिंजरा नुमा वो था कमरा, वहाँ पे पेश किया। बहरहाल ये तो चीज़ें जो है ना इसका हिस्सा होती हैं, लेकिन 17 तारीख को, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम दिया गया, 17 तारीख को उन पर फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। उस हवाले से चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी, उन दोनों के वकला को चलान की कॉपियां दे दी गई हैं ताकि आप अपनी तैयारी कर लें। अब उन पे डिपेंड करता है उन वकला के ऊपर कि वो उसको किस हद तक तैयार करते हैं और साइफर में अपने जो मोक्कल हैं उनको कितना वो डिफेंड कर पाएंगे। तो चेयरमैन PTI की बहनों ने लेकिन अभी आप जेहन में रखें कि 9 मई भी स्टार्ट होना है। अभी बहुत सारे मुकदमात हैं, तकरीबन जिस तरह वो चेयरमैन PTI क्या करते थे कि दो सेंचुरियाँ उन्होंने की हैं, अभी वो 2 सेंचुरियों से अभी 2 मुकदमात, पहले इससे तोशाखाना हुआ है, अब साइफर चल रहा है। अभी बाकी जो है ना 198 मुकदमात अप्रोक्सीमेटली वो रहते हैं अभी। ठीक है, अभी मुकदमात काफी ज्यादा बाकी हैं और ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कितनी कम हो जाएंगी या कितने ज्यादा उनके लिए हालात टफ हो जाएंगे। अगली प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजबान फायजा बुखारी को, मेरे पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।